तो रिटर्न बैक आप लोगों से आज जो मैं चर्चा करूंगा वो प्रमुख रूप से वाटर पॉल्यूशन पर चर्चा है, जो एनवायरनमेंट का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है। तो जल प्रदूषण क्या है? जल जीव मंडल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यौगिक माना गया है। दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन बायोस्फीयर। एक तरफ तो यह सभी प्रकार के जीवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक पदार्थ है, तो दूसरी तरफ यह जीवमंडल में पोषक तत्वों के संचरण तथा चक्रण में सहायता करता है। जल बिजली के निर्माण, नौका परिवहन, फसलों की सिंचाई, सीवेज का निपटान आदि के लिए महत्वपूर्ण होता है। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत की जब हम बात करते हैं तो स्टार्ट करेंगे इसके प्रमुख रूप से। तो जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्वों को जल प्रदूषण कहा जाता है। प्रदूषक क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? जो अनवांटेड एलिमेंट हो, इसके पूर्व के वीडियो में मैंने इसे एक्सप्लेन किया था। हर वो चीज़ जो हम ना चाहें ऐसा बदलाव होना ही प्रदूषण है। जल के प्रदूषण के संबंध में जल की स्थिति या जल की गुणवत्ता को कम करना ही जल प्रदूषण कहलाएगा। इनको कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे प्रदूषकों के स्रोतों के आधार पर। अगर हम पॉल्यूटेंट बेस्ड ऑन सोर्सेस की बात करें तो सबसे पहले औद्योगिक प्रदूषकों की बात होगी, इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट। इसमें औद्योगिक अपशिष्ट जल, रासायनिक प्रदूषक जैसे क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, अमोनियल, नाइट्रोजन आदि भारी धात्विक प्रदूषण पदार्थ यथा पारा, सीसा, जस्ता, तांबा, कार्बनिक, रासायनिक, यौगिक, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट आदि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री के अंतर्गत, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के अंतर्गत बहुत से वेस्ट जल में ड्रेन कर दिया जाता है। अब कोई एक केमिकल फैक्ट्री है, पता चल रहा है कि वो फैक्ट्री मेडिसिन बनाती है, तो बहुत से ऐसे तत्व जो बड़े टॉक्सिक होते हैं, परंतु उसको क्या किया जाता है, उसको गार्बेज कर दिया जाएगा या तो फिर उसको जल में मिला दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जल इजी है, जल से वो बह जाएगा और सफाई हो जाएगी, तो जल में उसको साबित कर दिया गया। अच्छा तो है, सफाई हो गई, लेकिन वो जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, अब आप सोचिए पैरासीटामोल बनाने वाली जो कंपनी है, और पैरासीटामोल ये एक दवा है जो थोड़ा सा भी आप खाते हो तो आप तुरंत ठीक हो जाते हो, तुरंत आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तब उसको लेते हैं तो नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अब अगर किसी पैरासीटामोल वाली केमिकल फैक्ट्री में वो पैरासीटामोल की मेडिसिन को बनाया गया और उसके बाद कंटेनर्स को साफ किया गया, तो फिर उसके तत्व काफ़ी बड़े पैमाने पर वो सब नदियों में स्रावित हो गया। पहले तो वो जल के ड्रेनेज के थ्रू नलिकाओं से माध्यम से, नालियों के माध्यम से निकला और फिर नदियों में स्रावित हो गया और नदियों से जाकर मिक्स होते होते समुद्र में चला गया। तो उस स्थान पे सफाई हो गई, ठीक है, लेकिन जो छोटे छोटे कण थे उस मेडिसिन के, अब जीव जो समुद्र के अंदर, जल के अंदर हैं, नदियों के अंदर हैं, वो उनका स्राव करेंगे, यानी उनका सेवन करेंगे, और उससे उनको नेगेटिव प्रभाव मिलता है। छोटे छोटे जीव तो ऐसे ही मर जाते हैं, वो कहाँ शिकायत करने आएंगे, लेकिन इससे हमारे जो इकोसिस्टम है, वो एक्वेटिक इकोसिस्टम, वो प्रभावित होता है। अब छोटे छोटे अगर जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो अगर जल में मर गए तो उन पर आश्रित छोटी छोटी मछलियाँ वो मर जाएंगी। अगर छोटी छोटी मछलियाँ मरेंगी तो उन पर आश्रित बड़ी मछलियाँ वो मर जाएंगी, और मछलियों के मरने से या बड़े जानवरों को मरने से समुद्र के किनारे गंदगी चलेगी, समुद्र के किनारे गंदगी जमेगी तो वो सड़न उत्पन्न होगा। सड़न उत्पन्न होने से उसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस पनप सकते हैं जो कि नुकसानदायक हो सकता है। अब अगर आज हम कोरोना के इस दौर में से गुजर रहे हैं तो भले ही हम चाइना को ब्लेम कर देते हो, या एक कहानी जो दुनिया को सुनाई जाती है कि ये फ्लैश ईटिंग से आई, तो मे भी ऐसा हो सकता है। खैर, किसी ने वीडियो लगा के तो देखा नहीं, और ना ही कोई कोरोना वायरस बताने गया है कि उसके बाप दादा कहाँ से जन्म लिए। लेकिन मुझे अपना एक ऐसा जरूर लगता है कि किसी भी प्रकार का प्राकृतिक छेड़छाड़ हुआ होगा। और ये प्राकृतिक छेड़छाड़ कैसे होता है? ये जाहिर सी बात है, जो हम उपयोग कर रहे हैं बड़े लेवल पर, जो प्रकृति का शोधन हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो ये प्रकृति का जो शोषण है, ये हो सकता है कहीं ना कहीं से ये विभिन्न प्रकार के जो इकोसिस्टम को डिस्टर्बेंस हो रहा है, इससे कहीं से उपज हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है कि
जलचर मर रहे हैं तो इनके सड़न से कहीं कोई वायरस उत्पन्न हुआ हो, कुछ उत्पत्ति का कारण उत्पन्न होने का कारण ये सब हो सकता है। तो ये इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। अब चूंकि जाहिर सी बात है लोगों का माइंड इधर ना जाए, इसलिए किसी एक देश की ओर घुमा दिया जाना, न्यूज चैनल्स पे केवल उस देश को दिखाना और उसी के संबंध में बात करना, दोषी बना देना, या किसी लैब की एक्सपेरिमेंट पर ही फोकस होकर चर्चा करना, इसलिए कि अमेरिका या अन्य देशों के खिलाफ जो एक आवाज बुलंद हो रहा था कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा एमिट हो रहा है, कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सारा विश्व इस दृष्टिकोण को भुला दे और सब लोग इधर ही को सोचने लगे। तो काफ़ी हद तक मैं ये समझता हूँ देयर मे बी अ रीजन ऑफ कोरोना दैट इज पॉल्यूशन एंड इट मे बी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और समंदर। सो यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कितना खतरनाक हो सकता है ये मैंने आपके साथ अभी चर्चा करी। अब अगला जो माना जाए जो पॉल्यूशन जो प्रदूषक के आधार पर कहा जाए तो कृषि में प्रयुक्त प्रदूषकों को भी इसमें रखा जा सकता है, पॉल्यूटेंट यूज्ड इन एग्रीकल्चर। अब उर्वरक है, फर्टिलाइजर्स हैं, कवकनाशी यानी फंगीसाइड्स डाले जाते हैं, कीटनाशी इंसेक्टिसाइड्स हैं, जीवाणुनाशी बैक्टीरियल जो रेडिकल्स हैं, वेस्टेज ऑफ क्रॉप्स जो फसलों को अपशिष्ट भाग है वो सब कुछ। अब देखिए अभी एक आपने सुना होगा कि टिड्डे आए। अब टिड्डे आए तो जाहिर सी बात है फसलों को नष्ट कर देंगे, तो उन्हें नष्ट करने के लिए केमिकल्स स्प्रे करना होगा। तो एक केमिकल्स हमने स्प्रे किया और एक केमिकल्स ने टिड्डे को मार दिया या छोटे छोटे जो क्रॉप्स को यानी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जीव जंतु उनको मार दिया जाता है, जैसा कि कीटनाशी, जीवाणुनाशी, कवकनाशी अभी मैंने चर्चा की। अभी इन्होंने कीड़े मार दिया और फसलों को तो सेव कर दिया, लेकिन फसलों में कहीं ना कहीं इनके जहरीली टॉक्सिक तत्वों के अंश समाहित हो जाते हैं, जो कि बाद में हमारे आपके द्वारा खोज करने पर वो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो समझ सकते हैं कि ये भी कितना नुकसान हो सकता है। इसके बाद जो तीसरा सोर्स माना जा सकता है पोल्यूशन का वो है नगरीय प्रदूषण यानी अर्बन पॉल्यूटेंट्स। अब विभिन्न प्रकार के आयन जो कि नगरीय सीवेज जल में उपस्थित होते हैं, मनुष्य तथा जानवरों के मृत शरीरों से उत्पन्न फॉस्फेट, नाइट्रेट, आयरन, ये सब कुछ हो सकता है। और चौथा माने तो प्राकृतिक सोर्स, नेचुरल सोर्स को भी रखा जा सकता है, जैसे ज्वालामुखी उद्गार। अब वल्कनिक इरप्शन होता है, राख, धूल का पैक्शे यानी पूरा सेडिमेंट हो जाता है राख का, धूल का, जब वल्कनिक इरप्शन होता है, या अपर्दन से उत्पन्न अवसाद, सेडिमेंटेशन जिसे कहा जाता है, भूस्खलन, लैंड स्लाइड से मलबा निकलना, लावा का बहना ज्वालामुखी से, ये सब कुछ जो है वो प्राकृतिक प्रदूषक पॉल्यूटेंट के रूप में हो सकते हैं जो एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इस क्रम में अगर हम देखें तो जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में भी हमने चर्चा की आपसे स्रोत के आधार पर, लेकिन दूसरा देखें तो विगलनता के आधार पर अगर हम देखें तो बेसिस ऑन डिग्रेडेबिलिटी, जल के प्रदूषकों को विगलित होने वाले तथा विगलित ना होने वाले प्रदूषकों में विभाजित किया जा सकता है, यानी जो गलन हो जाए, जो जल में मिक्स हो जाए, विगलित हो जाए। जिन प्रदूषकों का जीवियों कारकों यथा वियोजक सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन हो जाता है उन्हें जैव विगलनता प्रदूषक कहते हैं। अब इसका मतलब समझिए, दोज पोल्यूटेंट्स व्हिच आर डिसॉल्व्ड बाय इंसेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबिलिटी। एग्जाम्पल के रूप में पौधे और जंतुओं के अवशोष आदि, यानी जल में धीरे धीरे पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। अब पौधे हैं या कुछ जीव हैं, उनके तत्व हैं वो धीरे धीरे समुद्र में या जल में मर गए, नदियों में, तो वो धीरे धीरे गल के उसी में डिसॉल्व हो जाता है। तो ये एक इनको कहेंगे विगलित होने वाले तत्व। वियोजक सूक्ष्म जीवों द्वारा विगलित ना होने वाले प्रदूषकों को अजैविक प्रदूषक जैसे रासायनिक तथा विषाक्त ठोस आते हैं। अब जो नहीं गलते या जल में नहीं घुलते, जिसमें हम रसायनों को रखेंगे, केमिकल्स, टॉक्सिक सॉलिड मटेरियल, जिसके भी मैंने अब चर्चा की, इंडस्ट्रियल कॉस्ट के द्वारा निकलने वाले बहुत से ऐसे टॉक्सिक मटेरियल जो समुद्र में, नदियों में समाते हैं और जल को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा आधार माना जा सकता है वो है पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स क्या है? वो सोर्स जो विशिष्ट स्थानों पर स्थित होते हैं, उनकी पहचान करना, निगरानी करना, उन्हें विनियमित करना आसान होता है।
उदाहरण के लिए नाली के पाइप, फैक्ट्रियां, सीवेज ट्रीटमेंट पॉइंट, तेल टैंकर आदि, यानी जहां से मेन रूप से गंदगी निकल रही है। तो जाहिर सी बात है, अपने घर से जो निकास हो रहा है गंदगी का, तो उसे हम पॉइंट सोर्स के अंतर्गत रख सकते हैं। तो फैक्ट्रियों के जो पॉइंट सोर्स हैं उन पर कसीदा कसा जाए, उन पर जांच किया जाए, उन पॉइंट सोर्स को कहा जाए तो शुद्ध करके उनसे मटेरियल को निकाला जाए। तो इस प्रकार से भी हम प्रदूषण को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी एक सोर्स होता है जो कहा जा सकता है। इसके बाद है गैर बिंदु सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स। तो व्यापक और प्रसार क्षेत्र वाले स्रोत या पहचानना, नियंत्रण करना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए रन आउट, शहरी क्षेत्र, पार्किंग स्थल। अब कॉमनली जो हम देखते हैं सड़क पे गंदगी कर दे रहे हैं, तो लोग जा रहे हैं, पान को थूक दिए, कहीं भी जाते हुए थूकना तो आसान सा काम है, हमने कहीं थूक दिया। कोई भी है बिस्किट खाया, रैपर फेंक दिया, बस में चल रहे हैं मूंगफली खाए और मूंगफली के छिलके फेंक दिए, कुछ भी कहीं पर कुछ फेंक दिया, घर का खाना कचरा निकला उसे बाहर फेंक दिया, गंदगी साफ करी उसे बाहर फेंक दिया। दीज आर ऑल नॉन पॉइंट सोर्सेज, मतलब अनगिनत रूप से जो हर स्तर पे विद्यमान है, इनको भी हम सोर्सेज में गिन सकते हैं। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो कई अन्य सोर्सेज जैसे डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक, इन्हें भी सोर्सेज माना जा सकता है। अब साबुन हमने लिया, कपड़े को अच्छे से साफ कर दिया, वाह भाई कपड़ा साफ हो गया, कपड़ा तो साफ हो गया, पर डिटर्जेंट जिसमें ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि नुकसान पहुंचाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो जल में है, और पानी को हमने काफी धुल धाल कर कपड़े को साफ करके फैला दिया, डिटर्जेंट को हमने नाली में बहा दिया, नाली फिर नाला में, और नाला फिर नदियों में, नदियों से समुद्र में विलीन हो गई, और फिर उसके बाद जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव थे वो उनकी एक प्रकार से हमने डेथ कर दी। तो डिटर्जेंट्स कितने टॉक्सिक हो सकते हैं, प्लास्टिक्स, ये सब अनट्रीटेड सीवेज, ये सारी चीजें कितना नुकसान हो सकती है। एग्रीकल्चर रन ऑफ अभी मैंने चर्चा किया ही आपसे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को भी बात करेंगे। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वो भी धीरे धीरे जो प्रदूषण को फैलाता चलता है। ऑयल पोल्यूशन, तेल से अब धुआं, अब तेल आपने जलाया, कार्बन एमिशन हुआ, वो प्रभावित हो रहा है। रिवर में डंपिंग, साधारण सी बात है, नदियों में कूड़ा फेंका जाना। अभी आप देखें कि जब गणेश विसर्जन होता है तो हम गणेश जी की मूर्ति को ले जाकर शुद्ध कहाँ मानते हैं, नदियों में विलीन कर देना, विसर्जित कर देना, समुद्रों में विसर्जित कर देना। ये तो बड़ा अच्छा है, समुद्र में विसर्जित कर दिया और हाथ जोड़ लिया, लेकिन एक बड़ी मूर्ति कितनी कलर्स, कितने टॉक्सिक मटेरियल्स को लगाकर निर्मित किया गया। अब उसमें कुछ ऐसे भी सॉल्वेंट हैं जो नॉन सॉल्युबल हैं, समुद्र के पानी या नदियों के पानी में नहीं घुलेंगे, विगलनशील नहीं। तो सोचिए कि ये समुद्र या नदी के पानी में जाने के बाद उसे कितना नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव प्रभाव डालेगा, और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे जीव हैं, वो कितने प्रभावित हो जाएंगे। एक और चर्चा है मैरीन डंपिंग। मैरीन डंपिंग, समुद्र में कूड़ा फेंका जाना। अब आप कहेंगे कौन फेंकता है, लेकिन पूरी दुनिया फेंकती है, पूरी दुनिया समुद्र में कूड़ा फेंकती है। अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा, कितनी विस्मयकारी, कितना गलत बात है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया जो है समुद्र में ही तो कूड़ा फेंकेगी, क्योंकि सारा कूड़ा डंप होकर कहाँ जाएगा, कचड़े में डाला जाएगा, कचरा हाउस बनाया जाएगा, वहां पे आप इसको डाल देंगे, फिर वहां से रिसाइकिल होगा, जो हो सका हुआ नदियों में चला जाएगा। और सरकार भी जो जितना कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा रिसाइकिल होने के बाद उसे कहाँ फेंक सकते हैं, बड़े बड़े समुद्र में फेंक दिया जाता है। तो लाखों लाख मिलियन टन समुद्र में कचरे हर साल काफी देश इससे डंप करते हैं। हमारा कचरा समुद्र में समाहित होता है, समुद्र में ये समाहित होते हैं, और समुद्र में छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो काफी बड़े तक प्रभावित होते हैं, काफी बड़े स्तर तक प्रभावित होते हैं। अभी क्या है कि यहाँ तक तो सब समझ में आता है, इंडस्ट्रीज के हमने कहा कि इंडस्ट्रीज हैं उन पर कुछ एक्शन होना चाहिए, लेकिन जो छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जो घर का कल कारखाने छोटे छोटे घरों में चल रहे हैं बड़े पैमाने पर, उनसे सबसे ज्यादा नुकसान। छोटे से कहा जाए तो डिटर्जेंट की फैक्ट्री घर में चल रही है,
छोटा छोटा कुछ बनाने की फैक्ट्री, सामान, कागज उद्योग वगैरह घरों में चल रहा है। ये सारे उद्योग जो छोटे छोटे हैं, ये भी तो बड़े पैमाने पर प्रदूषण के सोर्स हैं। इन पर भी तो कंट्रोल करने की आवश्यकता है। थर्मल पॉल्यूशन, सम रिलीजियस सेरेमनीज, ये सारी चीजें इनके अंतर्गत माना जा सकता है। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल रिसर्च लैब की, ERL, जो लखनऊ में स्थित है। एज टेस्टेड प्योरिटी ऑफ वाटर, इन्होंने पानी की प्योरिटी की जांच करके इसको कैटेगराइज किया है। 5 कैटेगरी का वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले हम ई कैटेगरी की बात करेंगे। ई कैटेगरी का मतलब फिट फॉर एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर के लिए पानी शुद्ध है। इंडस्ट्रियल कूलिंग के पानी शुद्ध है। वेस्ट डिस्पोजल के लिए पानी शुद्ध है। ई कैटेगरी के बाद दूसरी कैटेगरी आती है, कैटेगरी डी, फिट फॉर वाइल्ड एनिमल्स एंड फिशेस। तो जो समुद्री जानवर हैं, समुद्री जानवर, वाइल्ड एनिमल यानी जो वन जीव हैं, और फिशेस, मछलियां हैं, उनके लिए डी कैटेगरी का वाटर परफेक्ट होता है। लेकिन आपको जरा ये जानकर हैरानी होगी कि गंगा यमुना की पानी जो है वो इसी डी कैटेगरी में ERL द्वारा रखा गया। यानी हम गंगा यमुना का पानी भले ही शुद्ध मानते, पवित्र मानते हैं, शुद्ध तो हम उसको नहीं रख सकते, क्योंकि जब जहाँ से ये उद्गमित होती है वहाँ ये शुद्ध रहता है, लेकिन वहाँ से आते आते इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पे पॉल्यूटेंट्स इसमें मिक्स हो जाते हैं कि ये शुद्ध नहीं रह जाता। हम पवित्र इसको इस दृष्टिकोण से, क्योंकि ये पवित्र नदियों के दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, इसलिए हम पवित्र मान सकते हैं। तो इन्हें पवित्र माना गया, ये पवित्र हैं, परंतु आप सोचिए जरा कि पवित्र है पर शुद्ध नहीं, क्योंकि अब हम इनका पानी सिर्फ मछलियों के पीने के लिए और वन जीवों के लिए, जानवरों के पीने के लिए शुद्ध मानते हैं। आम व्यक्ति के लिए पीने के लिए प्योरीफाइड नहीं है, और वो भी कैटेगरी डी में। कैटेगरी सी की बात करते हैं, फिट फॉर ड्रिंकिंग आफ्टर प्योरीफाइंग। सी कैटेगरी के अंदर उस पानी को रखा जाता है जिसे खौला करके, साफ करके, फिल्टर करके पिया जा सकता है। आप ताजुब खाएंगे, इस समय पूरे देश में लगभग 60% वाटर जो सप्लाई हो रहा है वो सी कैटेगरी का पानी। इसका मतलब कि बिना प्योरीफायर लगाए हम पानी को पी नहीं सकते घरों में भी। सप्लाई वाटर की बात हो रहा है। बी कैटेगरी की बात करेंगे, फिट फॉर बाथिंग, स्विमिंग एंड एंटरटेनमेंट। और ए कैटेगरी फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब ए कैटेगरी फिट फॉर ड्रिंकिंग है और गंगा पानी डी कैटेगरी पे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। अब बात करते हैं जल की गुणवत्ता का निर्धारण के, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण जैव ऑक्सीजन मांग मैंने बायो ऑक्सीजन डिमांड, BOD जिसे कहा जाता है, रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और खुली ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड वाटर कहा जाए, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जिसे कहा जाता है, DO, तथा pH मान के आधार पर किया जाता है। जल प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव की बात करेंगे, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इनसे एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण चीजें पूछी जाती हैं। प्रदूषित पदार्थों की अधिकता के कारण जल में खुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे घटती है, जिसके कारण प्लवस्क, मोलस्क और कुछ मछलियों की भी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि मछलियों की मृत्यु या प्लवस्क, मोलस्क, कुछ जो साधारण मछलियां होती हैं, इनकी मृत्यु होने का कारण क्या है? तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा का घट जाना। प्रदूषित जल से पोलियो, मियादी बुखार, डायरिया, पेचिस, इंसेफ्लाइटिस, जॉन्डिस, कंजक्टिवाइटिस आदि बीमारियां होती हैं। अस्बेस्टस रेशों से युक्त जल के सेवन से अस्बेस्टस नाम जानलेवा रोग होता है। प्रवाल भित्ति पर प्रदूषित जल का प्रभाव पड़ता है, इससे प्रवाल विरंजना बढ़ता है। अब आप सोचिए, प्रवाल भित्ति की बात करेंगे, ये कोरल रीफ हजारों सालों तक नहीं करती, और समुद्र में ये कोरल रीफ एक प्रकार से काफी बड़ी संरचना में पाई जाती हैं। लेकिन वर्तमान में
इन पर भी ब्लीचिंग एक्शन देखा जा रहा है, क्योंकि जो प्रदूषित जल समुद्र में जाकर विलीन हो रहा है, ये प्रदूषित जल समुद्र में पहुंचकर समुद्र में इन प्रवाल भित्तियों को ब्लीच कर रहा है, इनको गला रहा है, गलनशील कर रहा है। प्रदूषित जल से सिंचाई करने के कारण फसलें खराब हो जाती हैं। इनसे सिंचित होने वाली सब्जियां, फसलें और फलों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। कुछ भारी धातुएं जैसे पारा, सीसा, कैडमियम, तांबा, चांदी आदि जीवों की विविध प्रजातियों को नष्ट कर देती हैं। पारा युक्त जल से प्रभावित मछलियों के खाने से जापान में 1956 में मिनीमाता बीमारी से बहुत सी जानें गई। मिनीमाता बीमारी इंपॉर्टेंट है, और इस पर समझिए कि कोई भी एग्जाम शायद ही हो जिसने मिनीमाता बीमारी पर प्रश्न ना किया हो। मिनीमाता रोग क्या है, मैं इस पर थोड़ा पहले चर्चा करूंगा। मिनीमाता रोग एक जहरीली बीमारी है जो कि मुख्यतः केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, जिसका कारण मिनीमाता की खाड़ी और उसके आसपास पाई जाने वाली मछलियां और कस्तूरों यानी शेलफिश की बहुत अधिक मात्रा का उपभोग करना था। मुख्य कारणात्मक एजेंट के रूप में कुछ रासायनिक पारा यौगिक का होना भी था। मिनीमाता बीमारी का सर्वप्रथम पता जापान देश के कुमामोतो प्रांत के मिनीमाता शहर में लगा। इसका कारण चिस्सो नाइट्रोजन कॉर्पोरेशन रासायनिक फैक्ट्री में मिथाइल पारा का रिसाव होना था। मिनीमाता बीमारी से ग्रसित तकरीबन 3000 लोगों की पहचान की गई। मिनीमाता बीमारी के लक्षण मांसपेशियों की कमजोरी, सुनने, देखने और बोलने में क्षति, धीरे धीरे हाथ का अशक्त महसूस करना, लकवा, कोमा इत्यादि इत्यादि माना जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि मछलियों को तो इस मिथाइल पारा ने नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इस मछलियों ने मिथाइल पारा को अपने शरीर में सीमित कर लिया, और जब मनुष्यों ने इसका प्रयोग किया, मछलियों का सेवन किया, तो मिनीमाता रोग कितनी बड़ी महामारी बनकर जापान में उत्पन्नित हुई। अब अगर आगे बात की जाए तो अपशिष्ट जल में उपस्थित पारा सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा अधिक विषाक्त पदार्थ मिथाइल पारा में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण अंगों, होंठ, जीभ आदि संवेदन शून्य, आंखों में जलन, धुंधलापन, मानसिक विकार आदि पैदा होता है। सीसा युक्त जल से अनीमिया, सिरदर्द, मांसपेशियों की कमजोरी आदि प्रभाव दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न बनता है कि लेडेड ये कह सकते हैं सीसा मर्करी रिच वाटर जो है वो, तो पानी में मरकरी अगर मिक्स हो जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा। तो ये जो लेडेड है, ये मरकरी रिच वाटर होता है, ये काफ़ी हद तक नुकसानदायक है, क्योंकि इसमें अनीमिया, सिरदर्द, मांसपेशियों कमजोरी महसूस होता है। ये प्रश्न पूछा गया मैच द फॉलोइंग से, मतलब इसको मैं पूछा गया। तो पीने योग्य जल में नाइट्रेट के अधिकता से बच्चों में ब्लूबेरी सिंड्रोम रोग हो जाता है और ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है, जिससे शरीर नीला पड़ जाता है और बच्चों की मौत हो जाती है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जामिनेशन में कि ब्लूबेरी सिंड्रोम कैसे, किस कारण से होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो नाइट्रेट की मात्रा का अधिकता से होता है। जब पानी में नाइट्रेट की मात्रा की अधिकता हो जाती है तो ये बीमारी होती है। मैच द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्लोराइड की बात करेंगे। फ्लोराइड आयन दांतों के इनेमल सतह से हाइड्रोक्सी एपेटाइट को फ्लूओ एपेटाइट में परिवर्तित कर सख्त बना देती है। तो ये भी कहा जाए तो दांतों के लिए नुकसानदायक है। गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों के भूमिगत जल में आर्सेनिक मात्रा की अधिकता है, जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी है। अब आज देखते हैं कि आप सुनते हैं अक्सर किसी को कैंसर होगा किसी कारण से, वो व्यक्ति अगर कहा जाए तंबाकू का भी सेवन नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करता है जिससे कि नुकसान स्वास्थ्य के लिए हो, फिर भी कैंसर हो गया। इसका बहुत से कारण है। एक कारण गंगा के क्षेत्रों में भूमिगत जल में जो आर्सेनिक की मात्रा का बढ़ना है वो भी है। ऐसे बहुत से अन्य कारक हैं जो प्रदूषण के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है जिससे कैंसर होता है। अब इससे कोलेटिस रोग भी होता है। कोलेटिस रोग भी इसी भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने से होती है। तो यहाँ पे मैंने आपसे
चर्चा की। एक और प्रदूषण की बात करूंगा, पारायुक्त जल पीने से मछलियों में ड्रॉप्सी रोग हो जाता है, ये भी पूछा गया है कई बार। आर्सेनिक भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है। एक है ब्लैक फुट की बात कर लें। ब्लैक फुट रोग पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा से ही होता है। जब आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाती है तो ब्लैक फुट एक रोग होता है, वो हो जाता है। औद्योगिक और कृषि अपशिष्टों से समुद्री जल में नाइट्रोजन की एवं फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। ये सारी चीजें जो यहाँ पर मैंने आपके साथ चर्चा किया, वो सारी चर्चा यहाँ पे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अब मैं चर्चा करना चाहूँगा तो मैं यही कहूँगा कि मैंने आज आपके साथ जल के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट चर्चा किया है, पॉल्यूटेंट्स के ऊपर। इन पे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, जितना हो सकता है इसको शेयर करिए और कमेंट्स भेजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन और बढ़े और मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए शूट करूँ। तो आज यहीं रुकता हूँ। इसके बाद मैं नए वीडियोज़ बहुत से समाप्त करूँगा, अपडेट करूँगा, अपलोड करूँगा, जो कि प्रदूषण पे अगले वीडियो में तब मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।